जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों मैं हूं हंस और दोस्तों आज बात करेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। जी हां दोस्तों, सीआरपीसी 340 के बारे में। अगर पत्नी झूठे बयान देती है या झूठे एविडेंस देती है कोर्ट में तो आप पत्नी को सजा करा सकते हो। जी हां दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा, प्लस इसके साथ ही काफ़ी टेक्निकल वीडियो भी है दोस्तों। काफ़ी कुछ हर कोई इसको समझा नहीं पाता और हर कोई इसे समझ नहीं पाता, लेकिन मैं पूर्ण रूप से कोशिश करूंगा आप वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, क्योंकि इसमें बहुत टिपिकल है, लेकिन इसका रिजल्ट अगर आपके अच्छे से समझ आ जाता है ना तो इसका रिजल्ट बहुत बेनिफिट वाला होता है, बहुत अच्छा होता है आपके केस के लिए। सबसे मेन जड़ पकड़ा जाएगी। अगर आपको पकड़ में आ गए ना 340 सीआरपीसी तो आपको मतलब आपका केस आपके हाथ में है, ये माने आपके रिमोट में आ जाएगा फिर। ठीक है, तो इस पे अभी लेटेस्टिंग सुप्रीम कोर्ट की काफ़ी जजमेंट है, उन्हीं जजमेंट को मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, लेकिन आप पहले समझ लो। डिस्क्रिप्शन में आपको समझ नहीं आएंगे जजमेंट में, कह रहा हूँ ना, लेकिन आप पहले उसको मैं अच्छे से समझा रहा हूँ आपको, एक एक टॉपिक बाय टॉपिक समझाऊंगा कि भाई कब आप इसको यूज़ कर सकते हो सीआरपीसी 340 को, कब नहीं कर पाओगे। पूरा अलग से एक केस होता है, अलग से एक केस कोर्ट में मूव किया जाता है एप्लीकेशन इसकी, तो वह पूरा प्रोसेसिंग में आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूँ हंस। एक्चुअली क्या, मैं 2-3 जजमेंट है जो आपको डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, आप गूगल से सर्च कर लेना, उनको निकाल लेना। नहीं तो मैं एक ब्लॉग भी लिखूंगा इससे एक अलग पर्सनल डिटेल में, क्योंकि वीडियो में इतना समझा नहीं पाएंगे, तो अलग से वेबसाइट है हंस लीगल हेल्पलाइन, उस पर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए आपकी पत्नी केस करती है, आप पे डोरी का केस करती है, दहेज का केस करती है, एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूँ मैं। ठीक है, या फिर आपकी 125 का केस करती है आपकी पत्नी, या फिर क्रूल्टी ग्राउंड तलाक, तीन केस होते हैं। ठीक है, अब मैं तीनों केसों को ही आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाऊंगा मैं। ठीक है, पहले 125 सीआरपीसी का ले लेते हैं, जो आए दिन लोगों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, और सीआरपीसी 125 पे भी लेटेस्टिंग जजमेंट भी आया है, आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना। तो बात करते हैं इसी जजमेंट के लेके। देखिए, आपकी पत्नी आप पे सीआरपीसी 125 का केस करती है, मान लीजिए। ठीक है, अब वह कोर्ट में जो भी कंप्लेंट करती है आपके खिलाफ, जिसमें वो करती है मैं वर्किंग नहीं हूँ, पहला पॉइंट, भाई वो वर्किंग नहीं कर रही है, तो और आपको पता है कि वो वर्किंग करती है, तो क्या आप उस पर सीआरपीसी 340 लगा सकते हो? जी नहीं, उस कंडीशन में भी आप नहीं लगा सकते हो। ठीक है ना भाई, आपकी वाइफ वर्किंग कर रही है, लेकिन आपको पता है कि वो वर्किंग भी कर रही है, आपके पास एविडेंस भी है, लेकिन उस कंडीशन पे आप सीआरपीसी 340 नहीं लगा सकते। अब बोलोगे कब लगा सकते हैं सर? देखिए, सब वो आईपीसी 51 होता है ना, जिसमें शपथ ली जाती है कोर्ट में। आपने देखा होगा किसी भी कोर्ट में, या मूवीज़ में देखते होंगे आपने, गीता कुरान होती है, तो उस पर हाथ रख के कसम खिलाई जाती है, भाई जो भी मैं कोर्ट में बोलूँगा वो सत्य बोलूँगा, झूठ के सिवा, मतलब कहते हैं सत्य बोलूँगा, सत्य के सिवा झूठ नहीं बोलूँगा। लेकिन आजकल ये होगा कि सच कहूँगा नहीं, झूठ बोलूँगा नहीं, ये वाला डायलॉग है। लेकिन चलिए प्रोसीड बात करते हैं अपन टॉपिक की। भाई शपथ लेने के बाद कोर्ट में उसने कंप्लेंट में लिखा कि मैं वर्किंग नहीं हूँ, आई एम नॉट वर्किंग, ओके, लेकिन वो बयान में दे देती है वहाँ पे, क्योंकि बयान में वो ये दे देती है कि मैं वर्किंग करती हूँ, तो एक पॉइंट तो ये आपके सामने आ गया, उसमें आप मूव कर सकते हो सीआरपीसी 340 की एप्लीकेशन। ठीक है, आपके पास एविडेंस होना चाहिए। अब मान लीजिए उसने ये कह दिया कि भाई मैं जॉब करती हूँ, पहले कंप्लेंट में लिख दी कि मैं जॉब नहीं करती हूँ, सिचुएशन ये हो गई, लेकिन उसमें मूव करना पड़ेगा फिर आपको। बयान शपथ लेने के बाद अगर वो ये कह रही कि मैं जॉब नहीं कर रही हूँ, उसका स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया, तो फिर इसके बाद क्रॉस एग्जामिनेशन का आपके पास मौका आएगा, तो उस कंडीशन में आप लोग मूव कर सकते हो, 340 प्रूव कर सकते हो कि सर ये जॉब करती है, बैंक डिटेल, उसका स्टेटमेंट, कंपनी का नाम, जहाँ वर्किंग कर रही है वहाँ पे, तो उन डॉक्यूमेंट्स के थ्रू आप कर सकते हो। अब कहोगे कि डॉक्यूमेंट्स कैसे निकालेंगे, हर किसी को सबको प्रॉब्लम होती है, तो सीआरपीसी 91 का आप एक कोर्ट से एप्लीकेशन लगाइए जहाँ पे वो जॉब करती है। आपके पास जो भी आपकी वाइफ की डिटेल नहीं है आप मंगा सकते हो, अलग से वीडियो बना हुआ, प्ले लिस्ट में जाके देख लेना, सबकी डिटेल में वीडियो बना हुआ है, तो वो उस कंडीशन में आप लगा सकते हो। एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट मैं आपको फिर से बता रहा हूँ इसी में दोस्तों। भाई दूसरा पॉइंट ये हो गया कि आपकी वाइफ है ना, जो मेंटेनेंस में आपकी झूठे एविडेंस दे देती है, कोई से भी, जो आपकी सैलरी मान लीजिए 50,000 है, उसने कहीं से एविडेंस बनवाया, कुछ भी किया, वो कह दी कि 1 लाख मेरे पति की सैलरी है, या फिर वो शपथ लेके भी ये कह देती है कि मैं 1 लाख रुपए मेरे पति की सैलरी है, तो एविडेंस एक्ट की धारा 106 के तहत आप ये साबित कर सकते हो कि मैं 40,000 ही कमाता हूँ, 50 ही कमाता हूँ, मेरी वाइफ ने झूठ बोला है पूरी तरह से, कोर्ट में आके भी झूठ बोला है, उस सिचुएशन में आप लगा सकते हो पत्नी सीआरपीसी 340 का केस। तो इस तरह से आप 125 सीआरपीसी का जो केस होता है उसमें आप लोग मूव कर सकते हो सीआरपीसी 340 का केस।
अलग से होगा, इसमें सज़ा होती है, वो अकॉर्डिंग होती है वो किस टाइप की झूठ बोली है उस कंडीशन में ये होता है दोस्तों। अब ये बात आपकी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। सीआरपीसी 125 का एग्जाम्पल मैंने समझा दिया। अगर आपका इस तरह की कंडीशन है तो आप लोग जजमेंट है डिस्क्रिप्शन में देख लेना, उस पे अकॉर्डिंग आपके अगर केस से रिलेटेड है तो डेफिनेटली आप उसे यूज़ करना दोस्तों। अगली बात आ जाती है दोस्तों, अब डोरी केस हो गया, ठीक है, दहेज का केस हो गया। अब उसने एफआईआर की कंप्लेंट की है पुलिस थाने में। अब उसने पुलिस थाने में जो भी बोली है, कुछ भी लिखा है, उसके पास एविडेंस है नहीं है, झूठे एविडेंस है या नहीं है, ठीक है, उस सिचुएशन में अब उसके बाद आपको कंफर्म पता है कि यार मेरी वाइफ तो मैं इस तरह की कोई घटना किया नहीं, चालान बन के कोर्ट में आ गया, और उसके बाद आपको ये मालूम अच्छे से कि यार मैं तो इस तरह की कोई घटना नहीं की, यार ये कह भी रही है, शपथ लेने के बाद भी झूठ बोल रही है, और उस एप्लीकेशन जो चालान बन के आया है 173 सीआरपीसी में, तो उसमें आपको पॉइंट पकड़ना पड़ेगा कि भाई मेरी वाइफ ने जैसे बोला कि आपके माता पिता बाहर रहते हैं घर से, हस्बैंड वाइफ आप दोनों दिल्ली जॉब करते हो, आप रहने वाले जयपुर के हो, एग्जाम्पल से समझाया हूँ मैं, आप अपने लेवल से समझ लेना, आपका कोई लेना देना है नहीं। उसी प्रकार से आपके माता पिता ने आपको कहीं टाइम पहले से बेदखल कर रखा है, ठीक है, उसके बावजूद भी वह माँ बाप के लांछन लगा रही किसी तरह के, ठीक है, क्रूरल्टी टाइप के, मारपीट के टाइप के, छेड़छाड़ के आरोप लगाइए, जैसे आपके भाई बंद, मामा चाऊ, बहन, जीजा, ये लोग आपके घर से डोमेस्टिक रिलेशन से काफ़ी डिस्टेंस पर रहते हैं, अदर सिटीज़ में रहते हैं। कहने का मतलब ये एविडेंस है कि जिसने घटना घटी थी उस कंडीशन पे आपकी वाइफ ने ये बताया कि वह उस घटना पे मौजूद थे, तो उसके बाद आप यूज कर सकते हो क्रॉस एग्जामिनेशन में, एप्लीकेशन मूव कर सकते हो विथ एविडेंस के साथ, सजेशन करके सर से, मजिस्ट्रेट साहब से, कि भाई ये इन्होंने जो बोला है ना, मेरे रिश्तेदारों का नाम झूठे, मेरे घर वालों का जो भी, ये जो घटना बता रही है, पहली बात तो ये घटना साथ हम जॉब में जॉब जहाँ करता हूँ वहाँ पे मेरी पत्नी रहती है, मेरे घर वालों का वहाँ से कोई लेना देना है ही नहीं। उस कंडीशन में डोरी केस में भी ये लागू होता है, 340 सीआरपीसी आप लगा सकते हो आराम से, ठीक है भाई। उसके शपथ लेने के बाद अगर वो झूठ बोलती है और आपके पास उसके एविडेंस हैं, कुल मिलाकर इस टॉपिक का मतलब पूरा सारांश निकलता है सीआरपीसी 340 का। देखो मैन पावर इसका मजिस्ट्रेट पे होता है, मजिस्ट्रेट पे लगता है कि यार मजिस्ट्रेट लगाएगा नहीं लगाएगा, 99% मजिस्ट्रेट पे होता है। कई बार मजिस्ट्रेट लगाते भी नहीं, कई बार संज्ञान में ले भी लेते हैं मजिस्ट्रेट साहब, तो वो डिपेंड उन पे करता है, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार के क्रूरल्टी केस हो गया, डोरी दहेज का केस हो गया, सॉरी उसका ये बोलते क्या, तलाक का केस हो गया, तलाक के केस में ले लीजिए आप, तलाक के केस में आपने ग्राउंड बनाया, वह अलग से ग्राउंड बता रही है कुछ भी, और उनके एविडेंस आपके पास है लेकिन उसके पास एविडेंस है ही नहीं, शपथ लेके अगर वह तलाक के भी झूठ बोल रही है तो आप 340 सीआरपीसी की एक एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं कोर्ट में। ये 340 सीआरपीसी यानी एक अलग से केस चलता है, इसमें सज़ा होती है अगर कोई भी कोर्ट में जाके झूठ बोलता है, चाहे वो हस्बैंड हो चाहे वो वाइफ हो, किसी भी प्रकार की शपथ लेके, जैसे गीता पे हाथ रख के, कुरान पे हाथ रख के मुस्लिम हो, तो उसके बाद आप झूठ बोलते हो, विपक्ष पार्टी के पास आपके एविडेंस है। कुल मिला के इस वीडियो का जो सारांश है, 340 का सारांश है, वो क्लियर ये कहता है दोस्तों कि भाई आपकी कंप्लेंट में क्या लिखी है आपकी वाइफ, कोई ना, पुलिस थाने में कंप्लेंट लिखी तो वो पुलिस कार्रवाई कर सकती है। पुलिस के पास ये पावर होता है कि भाई पुलिस के पास उसने अगर झूठ बोला है तो पुलिस के पास पावर है, उस पर कार्रवाई करेगी, नो डाउट। लेकिन कोर्ट में शपथ लेके एक झूठ बोल रही है और उसको क्रॉस एग्जामिनेशन आपने साबित कर रहे हैं कि इसने झूठ बोली है, भाई आप कोर्ट में साबित कर रहे हो इस चीज़ को लेके कि वाकई इसने झूठ बोला है, तो डेफिनेटली उस वाइफ को सजा होगी, फिर सजा होगी। और आपका केस में क्या बेनिफिट मिल सकता है, फिर वो कॉम्प्रोमाइजन करेगी आपके अकॉर्डिंग, एक तो आपके अकॉर्डिंग कॉम्प्रोमाइजन हो जाएगा आपके केस में, ये तो बेनिफिट होगा सबसे बड़ा। तो आपको भाई आपके अकॉर्डिंग उसने होगा, केस उसका क्रॉस में जाके डिसमिस हो जाएगा, ये पूरी तरह से झूठ बोल रही है भाई। स्ट्रॉन्गेबल अगर पूरा केस का निचोड़ में जाके आप पूरा उसका झूठ साबित कर देते हो तो भी 340 सीआरपीसी लगा सकते हो। सबसे प्लस पॉइंट है हर हस्बैंड को, बस इसको टेक्निक थोड़ा समझना जरूरी होता है दोस्तों। 340 सीआरपीसी बहुत ही बेनिफिट होती है, चाहे वो हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो आई होप दोस्तों मैं कोशिश किया हूँ एक
सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में आज वो समझाने के लिए। अब आपको क्या करना है, जजमेंट है डिस्क्रिप्शन में सर्च कर लेना, गूगल से डाउनलोड कर लेना, और तीनों जजमेंट आपके केस से रिलेटेड है, तीनों को अच्छे से पढ़ना, क्योंकि पढ़े लिखे तो आप सब हो, समझदार भी हो, तो उसमें आप पढ़ना आपके केस से रिलेटेड। अगर आपकी वाइफ ने या हस्बैंड ने कोई ने भी ऐसा झूठ बोला है तो आपके केस से उससे एक मूव कर सकते हो 340 CRPC की। फिर भी अगर डाउट रह रहा है इसको लेके तो मैं और डीपली जाके थोड़ा सा एक्सप्लेन और अच्छे से कर पाऊंगा, एक पार्ट सेकंड भी लेके आ जाऊंगा इसका। तो आपकी डिमांड होगी तो डेफिनेटली लेके आऊँगा, नहीं तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।